Honorable Minister, Ravi Shankar. एक मिनट, one minute, sorry. Sri Adaram Karim, mover of the statute resolution to refer it to Senate committee. Yes, sir. Right, you got both. Question and ask for division. Right. मंत्री जी. सर, कोई 4.5 घंटे से इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही प्रभावी चर्चा हुई है सर. कई वक्ताओं ने बोला है सर लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आपकी अनुमति से मैं इस सदन की जो हमारी वुमेन मेंबर हैं उनका नाम विशेष रूप से उल्लेख करूंगा सर. अमी याग्निक जी, डोला सेन जी, सरोज पांडे जी, संपतिया उइके, रूपा गांगुली जी, अब हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब बोले, मुख्तार अब्बास नकवी जी बोले, आचार्य जी बोले, दिग्विजय सिंह जी बोले और बाकी प्रमुख लोगों ने अपनी बातें कही. सर, मैं एक एक करके बिंदुवार उत्तर दूंगा सर, लेकिन सर कुछ बुनियादी सवाल सबसे पहले उठाना चाहता हूं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब है, हमने क्या कहा, वो मैं आगे आऊंगा सर. लेकिन थोड़ा हम भी इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे सर कि कुरान में क्या है और इस्लाम में क्या है सर. और मैं अपनी बात सर यहीं से शुरू करना चाहता हूं सर. आमिर अली प्रिवी काउंसिल के जज थे सर, बाद में बंगाल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे सर. उन्होंने एक किताब लिखी है कमेंट्रीज ऑन मोहम्मदन लॉ. ये कब लिखी थी? 1908 में. और अब तक इस किताब के 12-13 संस्करण आ चुके हैं. एंड दिस बुक इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट अथॉरिटेटिव बुक ऑन द मोहम्मदन लॉ. सर, मैं सिर्फ 4 लाइन पढ़ने की इजाजत चाहूंगा. तलाक बिद्दत पर आमिर अली सर, तलाक बिद्दत पर क्या कहा उन्होंने सर? मैं बस 5 लाइन. और सर मैं इसका कौन सा संस्करण? 2005 5th reprint edition. As a matter of fact, the capricious and irregular exercise of the power of divorce, which was in the beginning left to the husband, was strongly disapproved by the Prophet. It is reported that once news was brought to him that one of his disciples has divorced his wife, pronouncing the 3 talaq at the same time, the Prophet stood up in anger on his carpet and declared that the man was making a plaything of the words of God and made him take back his wife. Please. मैंने आपको शांति से सुना और शांत रहिए. Nothing shall go on record. What is Ms. Karim? What happened to you? Why are you sitting and talking, na? Sir, please. See, the ministry is on its legs. If anybody want to say anything, they should seek my permission. That is the system. You are all aware of it. Sir, Prophet. But we had 4 hours discussion. Let us hear the minister. Sir, Prophet साहब को मेरा भी बहुत इज्जत है, आदाब है सर. He is the last word. अगर उन्होंने हजारों साल पहले इसको इतनी सख्ती पाबंदी लगाई कि उनके जिस बंदे ने ऐसा किया उसको कहा अपनी पत्नी को वापस लो, तो 2019 में हम 6 घंटे से बहस कर रहे हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए. सही कहा 1-2 लोगों ने, हमने इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन क्या बोल रहे हैं? 3 तलाक गलत है, लेकिन बट, ये बट क्या है? तो मतलब 3 तलाक को नाम के लिए गलत कह दो, बाकी जो होता है चलने रहने दो. तो इससे हमारा डिफरेंस है सर. जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी इवॉल्व करती है. और आज जब मैं इस विषय को बोल रहा हूं तो गुलाम नबी आज़ाद साहब अपनी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं. और वो कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं में हैं जो सुख और दुख में कांग्रेस के साथ रहते हैं, इसलिए मैं उनकी और इज्जत करता हूं. और वो ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी जानते हैं और 58 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया तो क्या क्या किया ये भी समझते हैं. लेकिन आज जब उनकी तकरीर में सुन रहा था तो मुझे इस बात का बड़ा अजीब आश्चर्य हुआ, जो अच्छे काम उन्होंने किया वो भी भूल गए. सर, शारदा एक्ट, सती की बात बहुत लोगों ने की सर. शारदा एक्ट 1929 हमने खत्म किया, बाल विवाह सर. तो क्या खाली छोड़ दें
तब जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना सर, तो इसेंशियल ऑफ द हिंदू मैरिज में यह लिखा कि पति की उम्र 21 साल होनी चाहिए, पत्नी की उम्र 18 साल होनी चाहिए, और जो इसका उल्लंघन करेगा तो सेक्शन 18 में कहा उसको 2 साल की सजा होगी। ये तो आपकी सरकार ने किया, गुलाम नबी आजाद साहब। और उस समय तो ये नहीं कहा कि ये हम सजा देंगे तो वैवाहिक जीवन गड़बड़ा जाएगा। और क्या कहा सर, इफ ए वाइफ और ए हस्बैंड हैज ए स्पाउस already existing, the wife or the husband the case may be, then the marriage is void. और ये नहीं रुके सर, 494 में 7 साल की सजा भी होगी। तो जो बार बार आज कह रहे हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड कर दिया, तो करने की जरूरत क्या थी? तो गुलाम नबी आजाद साहब, आपने तो आज से 55 साल पहले यह काम किया कि अगर पत्नी के रहते तुम दूसरी पत्नी ले आए, बीवी ले आए, या पति के रहते पत्नी दूसरा पति ले आई, तो मैरिज बिल्कुल गैर कानूनी है और 7 साल की सजा भोगो। तो उस समय तो आपने नहीं कहा कि जेल जाएंगे, सजा होगी, तो काम कैसे चलेगा? आपने अच्छा काम किया, हम आपके साथ हैं सर। फिर यही नहीं रुके सर, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट दे हैव डन एंड व्हाट दे आर डूइंग नाउ। आई नीड टू एक्सप्लेन टू दिस हाउस एंड टू दिस हाउस, टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। सर दहेज गलत है, हर समाज को कहते दहेज तो हमारा अधिकार है, मिलना चाहिए सर। उनकी सरकार ने आज नहीं, 1961 में दहेज के खिलाफ कानून लाया सर। ये कानून हमारे सामने है। और सर एक बात कहूं, इसमें दहेज मांगने पर या लेने पर या देने पर 5 साल की सजा है, और दहेज मांगते हैं तो 2 साल की सजा है। सर पहले इन्होंने यह कानून अवेलेबल किया था, लेकिन आप सेक्शन 8 देखिए सर। सेक्शन 8 में इन्होंने 19/11/1986 को कहा यह नॉन अवेलेबल होगा, नॉन कंपाउंडेबल होगा। तो उन्होंने दहेज को भी नॉन अवेलेबल बनाया। उस समय तो नहीं सोचा कि, और सर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सर इज एप्लीकेबल टू ए हिंदू हस्बैंड और टू ए मुस्लिम हस्बैंड, टू हिंदू मदर इन लॉ और टू ए मुस्लिम ब्रदर इन लॉ, बिकॉज इट इज रिलीजन न्यूट्रल। और ठीक भी है सर। उस समय तो आपने कभी नहीं कहा कि नॉन अवेलेबल में अगर पति जेल चला जाएगा तो पत्नी की चिंता कैसे करेगा। आज आप समझौते की बात करते हैं, उस समय तो आपने नहीं कहा समझौता क्यों करना जरूरी है, नहीं करना होना चाहिए। तो सर ये आपने काम किया सर। सर इसी से बात नहीं बनी 1961 से, फिर आपने इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 498A लाया। वो क्या लाया? अगर कोई पति अपने पत्नी के साथ क्रुएल्टी करता है, बदसलूकी करता है, तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है और वो नॉन अवेलेबल होगा, चाहे वो हिंदू पति हो या मुस्लिम पति हो, हिंदू पत्नी हो या मुस्लिम पत्नी हो। ये कानून कब लाया? 1983 में। किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। तो 55 का कानून आपने लाया, आपका अभिनंदन। 61 का डाउरी प्रोहिबिशन आपने लाया, आपका अभिनंदन। 498 है आपने लाया, आपका अभिनंदन। तो इतने प्रगतिशील काम करने वाले गुलाम नबी आजाद, आपकी पार्टी और आपकी सरकार 1986 में शाहबानों के मामले में आपके कदम क्यों हिले लगते हैं? ये हैं बड़े सवाल। और देखिए सर, मैं कांग्रेस पार्टी का विरोधी हूं बड़े अदब से, लेकिन राजीव गांधी यंग प्राइम मिनिस्टर विथ 400 मेजॉरिटी, हमें भी लगा कुछ चीज होगी, अच्छी बात हो। और सर आज जब मैं इस बात को रास्ते में उठा रहा हूं सर, तो आज मुझे आरिफ मोहम्मद खान की याद आ रही है। उनका ऐतिहासिक भाषण हुआ था उस हाउस में 2 दिन, और मैं अपने सदन के लोगों से कहना चाहूंगा उनका भाषण पढ़ना चाहिए। और 2 दिन के बाद उनके पीछे क्या कहा? बैक ऑफ। और उनके साथ क्या क्या हुआ सर, लोग खुद बोल चुके हैं। प्लीज आनंद जी। लेकिन सर मैं सवाल यह पूछ रहा हूं सीनियर पर्सन कि इतनी हिम्मत दिखाने वाली कांग्रेस पार्टी 19/11/86 को डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को नॉन अवेलेबल करती है,
और 1986 में शाहबानों के लिए न्याय के दरवाजे बंद करती है। ये क्या हो रहा था? प्लीज और सर बड़े मैं अदब से कहना चाहूंगा सर, जिसकी चर्चा आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने की सर, शाहबानों 1986 से लेकर 2019 सारा बानों तक कांग्रेस पार्टी वहीं खड़ी है। इसका कारण क्या है सर? मुझे मालूम है यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आजादी के आंदोलन में कम्युनल अवार्ड के खिलाफ संघर्ष किया। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आजादी के आंदोलन में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का खिलाफत किया। लेकिन 2019 में भी शाहबानो मॉडल गाड़ी क्यों चल रही है? आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब, मैं ये बोलने का मन नहीं था, लेकिन आज आप काफी बोले हैं, तो मुझे आपके लिए एक फूड फॉर थॉट देना है। अगर आपको मुनासिब लगे तो सोचिएगा। 1986 में आपको 400 सीट आई थी और उसके बाद लोकसभा के 9 चुनाव हुए हैं, आपको एक चुनाव में बहुमत नहीं मिला है। इसका ध्यान रखिए आप, क्या कारण है इसका? कभी सोचिएगा। 14 में आप 44 हुए, आज आप 52 पर हैं। लेकिन 400 से ऊंची ऊंचाई से उठे आप, 86 में शाहबानो लाए और उसके बाद से आपको बहुमत नहीं आया। आई एम गिविंग अ फूड फॉर थॉट फॉर यू, काइंडली थिंक ऑफ इट। ये देश किधर बढ़ रहा है ये सोचना चाहिए। अब सर बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सर हमने कभी नहीं कहा कि यह कानून हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ला रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कहानी क्या है ये मैंने उस हाउस में भी बताया और मुझे इस हाउस में भी बताने दीजिए सर। सर ये सारा बानो जी ने कुछ और के साथ जो 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं थी, वो सुप्रीम कोर्ट में 2013 में गई थी, चैलेंजिंग ट्रिपल तलाक, 3 तलाक। उसके बाद उन्होंने बाकी जो है बहुविवाह, मल्टीपल मैरिजेस, और जो बाकी सब उनको लगता था गलत है, इस्लामिक समाज में उसको चैलेंज करते हुए सर सुप्रीम कोर्ट में आपके तरफ से कोई जवाब नहीं गया था। जब सर मेरे पास फाइल आई 14 में, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कानून विभाग दिया था, तो मेरे पदाधिकारी आए, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री के पास गया कि सर ये विषय क्या करना है। उन्होंने बिना छूटते कहा, जाओ 3 तलाक की पीड़ित बेटियों के साथ खड़े हो जाओ और सुप्रीम कोर्ट में कसकर जवाब दो। हम कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी खड़े रहेंगे। He filed our replies. Now the judgment has come. And sir, kindly check the record. Someone said I sought to mislead the house. No, I clearly outlined what all the 5 judges have said. But sir, let me very clearly assert in this house. This house does not need the mandate of the Supreme Court to pass a law. That is the sovereign right of this house, always independent of any judgment. लेकिन सर आज मैं अपने से एक सवाल पूछता हूं सर, और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है सर। और सर मैं विजय गोयल की तरह तो मैंने चांदनी चौक में काम नहीं किया सर, पटना की सब्जी बाकी महिलाएं मुझसे मिलती थी, बाकी देखा है सर। लेकिन इस मामले को टेकअप करने के बाद सर बहुत सी खवातीनें मुझसे मिली हैं सर, और उनकी पीड़ा और दर्द को मैंने समझा है सर। सर मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक डेलीगेशन मेरे पास आया था सर, नाम देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, माननीय कानून मंत्री जी, आप जो ये कानून लेके आ रहे हैं तो हमारी ईद भी आज है और हमारा 15 अगस्त भी आज है, ये आपसे हम कहना चाहता हूं। और सर चूंकि मैं आईटी विभाग भी हैंडल करता हूं सर, तो एक दिन मेरे पास एक आईटी प्रोफेशनल आई सर, वो ऑब्वियसली मुस्लिम जमात की थी। उसने सर मुझसे एक बात कही कि मंत्री जी, आई एम एन आईटी प्रोफेशनल, टॉक टू मी इन इंग्लिश। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं, मैंने 3 बेटियों को जन्म दिया और मेरे पति ने गल्फ से व्हाट्सएप से मुझे तलाक 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 दे दिया। अब सर मैं अपने से एक सवाल पूछना चाहता हूं और इस सदन में रखना चाहता हूं, ऐसी ख्वातीनों को मैं क्या कहूं देशा कानून मंत्री कि तुम इस जजमेंट को मढ़वा लो, मढ़वा के घर में टांग दो, या फिर कंटेम्प्ट करो, यही करूं? और सर ये नंबर के बारे में जब पूछा गया तो हम सही में ये नंबर कलेक्ट नहीं करते हैं, आपने सही कहा, हमारे एक दोस्त ने। लेकिन
ये क्या हो रहा है, इसलिए नंबर कलेक्ट करना पड़ा कि 574 आफ्टर द जजमेंट एंड मोर देन 300 आफ्टर द जजमेंट एंड 574 फ्रॉम 2017। तो सर ये, और यूपी में सर 74, और सर एक बात जान लें, ये हम वो नंबर है जो हम इकट्ठा कर सके मीडिया से, टीवी से, अखबार से। अभी गोयल साहब ने 2 नंबर बताया, सॉरी, अभी किसी और ने 2-3 नंबर बताया, नंबर आगे बढ़ेगा, ये नंबर सैकड़ों में और होगा। लेकिन सर अगर पीड़ित होती हुई हमारी मुसलमान समाज की बेटियां बहनें आए तो हम कहें खाली जजमेंट पढ़ा के रखो। और सर आप भी जानते हैं वो पुलिस से जाया करती थी, पुलिस कहती थी हमको कानून में पावर चाहिए, क्योंकि जब तक कानून में पावर नहीं होगा हम FIR दर्ज नहीं कर सकते और कार्रवाई नहीं कर सकते। तो सर मैं उनको रोता हुआ छोड़ दूं फुटपाथ पर, असहाय निसहाय बिलखता हुआ? तो सर बड़े विनम्रता से कहूंगा, मैं नरेंद्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का नहीं हूं। अगर न्याय की जरूरत होगी तो सरकार खड़ी होगी, और हम खड़े हुए हैं। लेकिन सर फिर मैं उसी सवाल पर आऊंगा, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाए गए कि हम मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करते हैं। मैं उसका जवाब दूंगा, बट लेट मी आस्क ए फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाई नो रिलीजन सेंट्रिक इश्यूज आर रेज्ड when wholesale amendment for right reasons was sought to be done in the Hindu Marriage Act, when the marriage was sought to be made void in the absence of subsistence of one marriage, and not only void simpliciter but even punishment for 7 years. उस समय तक किसी ने बात नहीं उठाई कि कहां से खिलाएगा पति, कहां से परिवार चलेगा। When Dowry Prohibition Act, no one raised that issue. How will the husband will go to jail? How will he feed the wife or the children? No question was asked. When 498A came about, 3 years punishment and non-available, again no bail, not a question was raised on this. तो ये सवाल तभी क्यों उठते हैं जब मुस्लिम समाज की बेटियों के लिए न्याय की गुहार लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और ये बड़े सवाल माननीय सभापति जी इसलिए हैं कि ये सवाल 1986 में उठे और ये सवाल आज भी उठ रहे हैं, और शाहबानों से लेकर साराबानों तक ये उसी जगह पर खड़े हैं। भले ही 44 हो गए, भले ही 52 हो गए, अब आगे क्या होगा पता नहीं है। सर देखिए, जब समाज आगे बढ़ता है, कुछ लोगों ने बहुत सही कहा, जब समाज आगे बढ़ता है तो आपको बदलाव करना पड़ेगा और कड़े कदम उठाना पड़ेगा। और आज सर मैं कहना चाहता हूं, कई चीजें हुई हमारी सरकार, आप देखिए, छोड़िए नोटबंदी को, GST को, हमने सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट की बात, काफी हंगामा हुआ नॉर्थ ईस्ट को लेकर, आपकी तरफ से भी हुआ, हमारी सरकार अड़ी रही, खड़ी रही। और आज मैं अपने प्रधानमंत्री, अपने गृह मंत्री का अभिनंदन करूंगा। सर बहुत हमारे लोग भी कहते थे हार जाएंगे क्या, हाँ देश में देखा जाएगा, और देखिए देश को बताने की कोशिश की तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हम स्वीप कर गए, सिटीजनशिप बिल के रहते हुए स्वीप किया। तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। और ये देश आज ये मैच्योर हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ इंडिया, दैट पीपल आर विलिंग टू सपोर्ट ए पॉजिटिव इनिशिएटिव फॉर चेंज इफ द इंटेंशन इज फेयर। अब सर बात आती है कि आपने क्राइम क्यों किया, और सर इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने सर अपने पूरे जजमेंट में लगभग 8-9 पेज पूरे इस्लामिक कंट्रीज, बाकी कंट्रीज के 3 तलाक के सिस्टम को आउटलाइन किया है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब बेहद भी माफ करेंगे, हम किसी थियोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते। अरे हम तो ISI और आतंकवाद से लड़ने वाले लोग हैं, और उनको पटकने वाले लोग हैं, और उनको इस हिंदुस्तान से मुक्त करने वाले लोग हैं। लेकिन हमने ये बात क्यों कहा, थोड़ा आवाज, सर आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, क्या करें सर, आजाद साहब के सामने बहुत दिन के बाद बोलने का मौका मिला है सर। तो सर हमारा खाली कहना यह है सर कि इस तरीके से जब हम लोगों ने आज सर, और हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं सर, और सर कुछ लोग कह रहे थे सर कि आपने क्या किया।
सर इस देश का एक बहुत ही योग्य राष्ट्रपति हमने बनाया था सर, जब हम सत्ता में थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, वो भी मुस्लिम जमात के आते थे, देश का टॉप सर। और बहुत से सवाल आए सर, मैं आपसे कहूंगा वो सारे सवाल हमने इन मुद्दों में रख दिया है सर। और ये सारे सवाल इसलिए हैं कि अगर अरबिक कंट्री, इस्लामिक कंट्री, मजहब परस्त कंट्री भी अपने समाज की खवातीनों के लिए बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो एक डेमोक्रेसी हैं, हम तो एक सेक्युलर कंट्री हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए। सर आपने देखा होगा हमने एक प्रकार से सारे विस्तार से मुद्दों का जवाब, अब सर मैं पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप की बात तो नहीं करूँगा सर, उसका आरोप तो चलता रहता है, आगे जवाब देंगे। सर अंत में सर मुझे एक बात कहनी है सर, हाँ 2 सवाल और, कि आपने पत्नी को मजिस्ट्रेट के सामने क्यों लाया सर? प्लीज No, I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding, please. Sir, I'm not yielding. Kapil ji, let him I'm come. not yielding. Sir, No, whatever it is. sir, I'm not yielding, sir. I'm He not is on yielding. his legs. The minister is on his legs. What you are Sir, I'm saying is not not going yielding. on record. Please, you are a very senior counsel, you know. Sir, I'm He not didn't yielding. ask. He didn't Sir, ask. I'm not yielding, sir. He Please, didn't sir, I'm not ask. If yielding. he yielding, then that's He's a he is senior, not he should yielding. sit down. Please, I'm not yielding, sir. Please. सर हमने मजिस्ट्रेट क्या क्यों है सर? कानून में बहुत प्रावधान है, अगर बड़े कोई व्यवसायी हैं तो उनका सब्सिडेंस अलाउंस ज़्यादा होगा, कोई रिक्शा वाला है कम होगा। लेकिन सर एक बात ध्यान रखा जाए, थोड़ा हमने मोटी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। 3 तलाक की सबसे अधिक पीड़ित महिलाएं 75% गरीब परिवारों से आती हैं, ये समझना चाहिए। तो इन गरीब महिलाओं के लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक रास्ता है सर। अब सर कहा गया कि आपने बेल में उसको क्यों कहा है सुनने के लिए? उसको बहुत सिंपल सी बात है सर, जब बेल लेके वो आएंगे हस्बैंड साहब, एक तो है सर वो क्यों करते हैं, नहीं करें, वो 3 तलाक नहीं दे तो जेल जाने की जरूरत नहीं है। जब बेल आएगा सर तो पत्नी से पूछेगा, और पति से पूछ तुमने 3 तलाक दिया है, नहीं दिया है तो जाओ घर लेके जाओ, इज्जत से नोट कर लेंगे, और अगर दिया है तो जेल जाओ, सब्सिडेंस अलाउंस दो। तो वी हैव ट्राइड टू मेक इट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। और सर ये पूरा सिस्टम जो है सर, हमने बेलेबल भी किया सर, हमने कंपाउंडेबल भी किया, हमने कोई एब्यूज़ को बिल्कुल। और सर किसी ने पूछा कि आपने क्यों ब्लड रिलेशन कहा, सेक्शन 498 में इस बात का प्रावधान है। सर मैं बस एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा सर। कहते हैं कि हमें टारगेट करते हैं मुस्लिम समाज को सर। सर हमारी सोच क्या है सर, बस ये उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था सर, तो भारत पाकिस्तान का मैच था पाकिस्तान में, लाहौर में, तो मुझे निमंत्रण मिला, तो मैं गया प्रधानमंत्री के पास, कहा जाओ देखो क्या है। तो सर मैं VIP बॉक्स में बैठा था कसूरी साहब के साथ, जो विदेश मंत्री थे। जहीर अब्बास ने ऐसी बॉलिंग की कि कई पाकिस्तानी आउट हो गए, यूसुफ पठान ने भी किया, और बाद में हमारे एक ऑल बैट्समैन है सर 36 करेक्ट जहीर खान, आई करेक्ट माई सेल्फ, और सर यूसुफ पठान ने किया सर, और बाद में जो मोहम्मद मुश्ताक था उसने बैटिंग में सर 6 छक्के लगा दिए। तो बार बार कसूरी से आप पूछें, जनाब रविशंकर साहब ये हिंदुस्तान में कहाँ के मुसलमान हैं, जहीर खान साहब, यूसुफ पठान साहब। तो सर मैं चुप रहा, तो फिर मुझे आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? कहा बेअदबी माफ़ करिए, वो भारत माता के बंदे हैं और भारत को जिताने के लिए आए हैं पाकिस्तान में सर। ये हमारी सोच है और यही हमारी सोच रहेगी, भले हमें वोट कब मिलता हो, लेकिन अगर हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात करते हैं तो इस पर आगे बढ़ेंगे। वोट का नफा नुकसान नहीं देखेंगे, क्योंकि वो उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने बाकी हैं, हमको आगे बढ़ाना है सर। इसी के साथ सर मैं इस सदन से गुजारिश करूंगा कि पूरा सदन एक होकर इसे थैंक यू।